तो जैसे एक मूवी के रिलीज होने से पहले फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ती है, वैसे ही मूवी के अर्ली रिव्यूज देखकर प्रोड्यूसर का बीपी बढ़ता है। तो एक मूवी के रिलीज होने से पहले ही उसकी रेटिंग्स आ जाती हैं, पर कैसे? तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ये रेटिंग्स कौन बनाता है और सबसे बड़ा सवाल क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब एक मूवी या सीरीज देखने से पहले उसके रेटिंग्स या रिव्यूज चेक करते हैं, और कभी कभी इन रिव्यूज को देखते देखते इतना टाइम निकल जाता है कि उस टाइम में हम उस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ये रेटिंग्स कौन बनाता है और क्यों बनाता है, और इसमें उसका फायदा है क्या? तो ये मूवी रेटिंग का सिस्टम वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से चला आ रहा है, पर उस टाइम पर ना कोई टेलीविजन था ना कोई इंटरनेट था, तो मूवी की रेटिंग्स होती कैसे थी? तो 19th सेंचुरी के एंड में मूवीज बननी शुरू हो गई थी, और जनता ने पहली बार चलती हुई फोटोज को अपनी आंखों से देखा था। और कुछ सालों में ही जन्म होता है क्रिटिक्स का। क्रिटिक्स वो लोग होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के किसी चीज को एनालाइज करते हैं और उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। तो उस टाइम पर ये मूवीज लोगों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं थी, और न्यूज़पेपर कंपनीज फायदा उठाती हैं, इन मूवी के रिव्यूज अपने न्यूज़पेपर में छापती हैं, और उन रिव्यूज में वो बात करते थे मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर और जो मूवी के अंदर एक्टर्स ने एक्टिंग की है उनको लेकर, और फाइनल में अपना ओपिनियन बताते थे कि क्या तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और उस टाइम पर न्यूज़पेपर कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था इन मूवी के रिव्यूज को छापकर। तो ये क्रिटिक्स मूवी को रेट कैसे करते थे या मूवी का रिव्यू कैसे बनाते थे? तो न्यूज़पेपर कंपनीज बहुत सारे क्रिटिक्स को बिठाती थी, उनको मूवी दिखाती थी, फिर उनसे उनका ओपिनियन पूछती थी कि उनका क्या कहना है स्टोरी लाइन को लेकर, एक्टिंग को लेकर और कैरेक्टर्स को लेकर। फिर उन सबका ओवरव्यू अपने न्यूज़पेपर में छाप देती थी। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर आज के टाइम पे मूवी के रिलीज होने से पहले ही की रेटिंग कैसे आती है? तो आजकल मूवी स्टूडियोज बहुत सारे क्रिटिक्स को हायर करती है, उन्हें मूवी दिखाती है रिलीज से पहले, और फिर बाद में उनका ओपिनियन पूछती है कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी, उन्हें पसंद आई है या नहीं आई है। फिर उस रेटिंग को बाद में पब्लिक कर दिया जाता है। तो टाइम के साथ साथ क्रिटिक्स के बीच में कंपटीशन और टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है। कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगता है कि कौन पहले रिव्यू डालेगा और कौन कितना अच्छा रिव्यू बनाएगा। फिर उसके बाद टेलीविजन शोज आते हैं जिसके अंदर मूवीज को डिस्कस किया जाता है, उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स को डिस्कस किया जाता है। और वो शोज कुछ रियलिटी शो की तरह होते थे जिसमें होस्ट बताते थे कि ये मूवी कितनी अच्छी है और तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फिर आता है इंटरनेट का टाइम, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज अपनी खुद की साइट्स बनाती हैं, जिसके अंदर वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं मूवीज से रिलेटेड, जहां पर लोग मूवी के रिव्यूज और इन्फॉर्मेशन पढ़ते थे और उसके बाद डिसाइड करते थे कि उन्हें मूवी देखने जाना है या नहीं। तो अगर बात करें रेटिंग के ऊपर, तो लोग आजकल मेनली प्रेफर करते हैं IMDb रेटिंग को और रोटेन टोमेटोज को, और दोनों के ही काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो मोस्टली एक मूवी के रिलीज होने से पहले तुम उसकी रेटिंग रोटेन टोमेटोज पर देख सकते हो, पर IMDb के केस में ऐसा नहीं होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्रिटिक्स की ऑडियंस होती है जिसको मूवी के रिलीज से पहले वो मूवी दिखाई जाती है, फिर उनका ओपिनियन पूछा जाता है और उनके रिव्यू को उनके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छाप देते हैं, और रोटेन टोमेटोज उन सभी रेटिंग्स को कलेक्ट करता है और उन सबको एनालाइज करके एक एवरेज रेटिंग निकालता है, जिसको रोटेन टोमेटोज ने नाम दिया है टोमेटो मीटर। और उसके साथ तुम्हें एक और रेटिंग देखने को मिलेगी जो है पॉपकॉर्न मीटर। पॉपकॉर्न मीटर वो रेटिंग है जो ऑडियंस डिसाइड करती है, मतलब कि मूवी देखने के बाद जो ऑडियंस, जो रोटेन टोमेटोज के यूजर हैं, साइट पे आते हैं और अपना रिव्यू और अपनी रेटिंग डालते हैं, जिससे उनको मूवी अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो। फिर उसके बाद उन यूजर्स के सारे रिव्यूज को एनालाइज किया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है, जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया था पॉपकॉर्न मीटर। इसलिए तुम्हें हमेशा पॉपकॉर्न मीटर और टोमेटो मीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि एक रिव्यू दिया जाता है क्रिटिक्स की तरफ से और एक रिव्यू दिया जाता है नॉर्मल ऑडियंस की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ IMDb सिर्फ एक ही रेटिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर IMDb यूजर्स मूवी को रेट करते हैं, और तुम्हें ये रेटिंग चेंज होती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है हजारों लोग वोट करते हैं और रेटिंग उस हिसाब से चेंज होती रहती है। और अगर क्रिटिक्स की जो रेटिंग है रोटेन टोमेटोज के ऊपर वो 75% या 75% से ज्यादा जाती है, तो रोटेन टोमेटोज उस मूवी को एक सर्टिफाइड फ्रेश नाम का एक बैच देता है, जो कि बताता है कि ये मूवी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि ये रेटिंग और रिव्यूज क्या इम्पैक्ट डालते हैं मूवी के ऊपर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सारे ऑडियंस मूवी को देखने से पहले उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज चेक करते हैं, तो ये रेटिंग्स एक तरीके से बहुत तगड़ा वर्ड ऑफ माउथ का काम करते हैं, जिससे मूवी को बहुत ज्यादा रीच मिलती है।
पर मूवीज जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, दी ओडिसी, डूम्सडे या फिर ड्यून 3 इस तरह की मूवीज को देखने के लिए ऑडियंस रेटिंग्स या रिव्यूज नहीं देखेगी, वो सीधा जाकर मूवी को एक बार चेक करेगी जरूर। तो मतलब ऐसी मूवीज जिनकी हाइप ऑलरेडी बिल्ड है या फिर जिनके लिए ऑडियंस रेडी है, उनको रेटिंग या रिव्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो मार्केट में न्यू मूवीज आती हैं जैसे कि ऑब्सेशन, ऐसी मूवीज को बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है उनके रिव्यूज के ऊपर। ऑब्सेशन मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल बनती है क्योंकि उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं और बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहता है। तो मतलब कि ये रेटिंग्स कभी कभी मूवी को हीरो से जीरो बनाती है और कभी कभी जीरो से हीरो बनाती है। रिसेंट केस की बात करें तो सुपर गर्ल, जिसको मतलब इतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, तो इससे बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। तो शायद इन अर्ली रिव्यूज की वजह से मूवी के मेकर्स एक अच्छी स्क्रिप्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एनटीए एक नीट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक जगह अर्ली रिव्यूज हो जाते हैं, एक जगह अर्ली लीक्स हो जाते हैं। और हर किसी इंसान को अलग अलग कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, अलग अलग स्टोरी लाइंस पसंद आती हैं। इसलिए हो सकता है कि कोई मूवी किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेटिंग से ज्यादा हमें खुद मूवी को देखकर पता लगाना चाहिए। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि हम स्पॉयलर्स से बच जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। बाय बाय।